blockchain and cyber security. गुड मॉर्निंग वंस अगेन, वेलकम ऑल ऑफ यू। एक बार मैं आप सभी का इस इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। और आज का जो सेशन है, जो हमने लास्ट सेशन प्रैक्टिकल में जो करा रहा था, वो अभी शुरुआती दौर पे था, जिसमें हम लोगों ने सिंपली एक कैंपस के अंदर नेटवर्क कैसे बनाया जाएगा, क्या बेसिक रिक्वायरमेंट होती हैं, उसके ऊपर मैं बात कर रहा था। उसको मैं पूरी तरह से प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। थ्योरेटिकली आप लोगों को बहुत सारे ऑप्शन ऑप्शन है आज की डेट में, तो बहुत आसान है, बुक्स भी अवेलेबल हैं, गूगल भी है, और भी ऑप्शंस हैं आपके पास में। आज के रिसर्च से आप इस फील्ड में करवा सकते हैं अपने स्टूडेंट से। तो उसी को मैं थोड़ा आगे बढ़ाते हुए आज बढ़ूंगा। और लास्ट सेशन में मैंने अब तक जो कुछ किया है उसके बारे में एक बार मैं रिवाइज कर देना चाहूँगा। मैंने जो सेशन आपका लास्ट वीक में किया था, उसमें हमने इस बात पे फोकस किया कि हमारा जो टेलीकम्युनिकेशन जो रियल में स्टार्टिंग कैसे हुई थी, रियल में एक कैसा नेटवर्क दिखाया गया था जिसे हम लोग टेलीकॉम नेटवर्क कहते हैं। और टेलीकॉम नेटवर्क जो काफ़ी इंडिया में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सबसे पहले तो ब्रिटेन के द्वारा किया गया था। उसके बाद पूरा एक अलग डिपार्टमेंट हमारा बनाया गया था पर्टिकुलर इस विशेष वर्क के लिए। और और आज भी पूरा अगर बात करें तो ओवरऑल जो मेन नेटवर्क है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में ही है। और कापर वायर की शुरुआत से की गई थी, और उसमें डिफरेंट समय समय पर हम लोग अलग अलग अलाव मिलाते हुए आज भी यूज़ कर रहे हैं। आज भी हम भले इंटरनेट के ज़माने में भी आ गए हों, लेकिन जो नेटवर्क पोर्शन आज भी है, तो उसमें दो लोकल यूजर एंड पे अगर हम बात करें, तो यूजर एंड पे हमारा जो कम्युनिकेशन है वो आपका कॉपर बेस वायर पे ही चलता है। ठीक है। तो मैं लैन केबल के बारे में भी हमने डिस्कस किया था। हमने लैन केबल के ऊपर बात किया था, तो लैन केबल में हमने थोड़ा सा फोकस किया था कि हाउ मेनी वायर। तो डेफिनेटली अब आप सभी को इस बात की जानकारी है। लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था, टोटल 8 वायर होते हैं, और जिसमें से 4 वायर का यूज़ किया जाता था। उसका कुछ एक पोर्शन मुझे याद आ रहा है। मैं एलटीटीसी में मेरा सिलेक्शन कैसे हुआ, इस पर मैं बताना चाहूँगा। एलटीटीसी में भी मैं एज ए ट्रेनी सन 2006 में यहाँ पे विजिट किया था। तो तत्कालीन आज जिस पोस्ट पे मैं काम कर रहा हूँ, यहाँ पे एक बी शिवाजी थे, वो काम कर रहे थे। और उस समय एलटीटीसी कैंपस को वाईफाई बनाने की बात की जा रही थी। तो थोड़ी बहुत मुझे जानकारी थी, उन्हें मेरी बातों से लगा कि हाँ, अब मैं थोड़ा प्रैक्टिकली ज़्यादा अप्रोच कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि भाई आप पूरे एलटीटीसी कैंपस का एक मुआयना करिए और एक बजट एस्टिमेट बनाइए कि कितना खर्चा आएगा अगर पूरे एलटीटीसी कैंपस, जो करीब 80 एकड़ में फैला हुआ है, अगर हर हॉस्टल में, कमरे में, यहाँ पे जो एम्प्लॉइज हैं, जो रेजिडेंशियल लोग रह रहे हैं, इन सभी के घरों में अगर इंटरनेट की सुविधा वाईफाई के माध्यम से और लैन केबल के माध्यम से अगर दिया जाए, तो क्या कॉस्ट आएगी, एक जनरल सा आइडिया आप निकाल के हमें बताएं। लेकिन उन्होंने मुझे ये नहीं बताया कि इस काम पे ऑलरेडी ये वर्कआउट कर चुके थे। तो उन्होंने सिर्फ जानकारी के लिए, क्रॉस चेक करने के लिए कि मेरे एस्टिमेट में और उनके एस्टिमेट में कितना डिफरेंट आता ये किने। तो मेरे साथ और भी मेरे 2-3 साथी थे। हम लोगों को एक असाइनमेंट दिया गया था, तो हम लोगों ने इसको प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट किया। और उनके 2 दिन के बाद हमने उनको रिपोर्ट दी। रिपोर्ट में हमने बताया कि हमने पूरे एलटीटीसी में करीब 12.5 लाख रुपए का खर्चा आएगा। मिनिमम खर्चा हमने निकाला था, और पूरा एलटीटीसी वाईफाई कैंपस बन जाएगा। ठीक है। तो उन्हें बड़े हैरानी हुई, क्योंकि फिर उन्होंने मेरे को बताया कि उन्होंने जो एस्टिमेट बनाया वो 37 लाख का बनाया हुआ है, और मैंने 1/3 में ही एस्टिमेट बना दिया। तो उन्हें बड़ा हैरानी, अगर मैं 37 का 40 लाख करता, 50 लाख करता, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन 1/3 एस्टिमेट बनाना ये उनके लिए बड़ा सरप्राइज था। उन्होंने कैसे कैसे पॉसिबल है, हम आज के ज़माने में सबसे कम पैसे लेकर भी हम कर रहे हैं, फिर भी हमारा एस्टिमेट इतना ज़्यादा चला गया, आपने ऐसा कैसे कर दिया। और हो सकता है आपने बहुत लो क्वालिटी का भी लिया हो, तो भी पॉसिबल नहीं है। मैंने कहा नहीं, बिल्कुल संभव है, और मैंने कोई लो क्वालिटी का नहीं लिया है। आपने क्या बनाया वो मैं बाद में डिस्कस करूँगा, लेकिन मैंने जो बनाया मैं उसके बारे में बात करता हूँ। क्योंकि आपने कहा था मिनिमम पॉसिबल रिक्वायरमेंट जो नेटवर्क है, तो उसमें मैंने जो चीज़ बनाई थी उसको 2 मिनट के अंदर मैं एक्सप्लेन करूँगा। मैंने क्या किया था, जो लैंड केबल, पहले जो लैंड केबल आते थे, आज के डेट में लैंड केबल बहुत ईजी है, लेकिन उस समय जो लैंड केबल आते थे बहुत महंगे आते थे। करीब 7 से 8 गुना टाइम महंगा लैंड केबल होता था। आज तो इतने रेयर में आ गए कि सब मतलब पैसे जाओ बहुत ही कम। तो टेक्नोलॉजी में एक फ़ायदा हुआ कि जो हमारे वायर्स हैं, हमारे जो डिवाइसेज हैं,
वो पैसों के मामले में बहुत कम हो गया। अगर पैसे बढ़ रहे हैं तो उसके साथ और भी सुविधाएं बढ़ गई हैं। ठीक है, तो उस समय भी हमने दो चीज़ें की थी। हमने क्या किया था कि एक मैं ऐसा करता हूँ, हेल्प ले लेता हूँ। मैंने दो तरह की चीज़ें यूज़ की थी वहाँ पर उस टाइम पे। क्या मैं अगर मैं यहाँ पे समझने के लिए एक चीज़ बताऊँ अगर आपको कि एक काम करते हैं, तो मैं स्विच के बारे में सीधा ले आता हूँ। मैंने दो तरह के स्विच यूज़ किए थे। एक, कहीं अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप जरूर पूछिएगा। ठीक है। अ, मैं आपके स्क्रीन पे एक स्विच शेयर किया है। ये हमारा डी लाइन कंपनी का एक स्विच है। उस समय भी अवेलेबल था, तो मैंने दो, उस समय कई तरह के स्विच आते हैं। एक स्विच आता है मैनेज स्विच, एक आता है नॉन मैनेज स्विच। ये तो मैंने जो स्विच प्रीफर किया था, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आपको, तो सबसे पहली बात की आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि कोई भी कैंपस है, अगर मुझे वहाँ नेटवर्क का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, एक तो राउटर लगेगा, मेन तो हो गया राउटर। फिर उसके बाद लोकली एक डेफिनेट डिस्टेंस पे हमें एक स्विच लगाना पड़ेगा। एक स्विच से दूसरा स्विच, दूसरा स्विच से तीसरा स्विच। ठीक है ना। तो स्विच अपने आप में सबसे ज़्यादा कॉस्ट जो आती है वो स्विच की आती है। ठीक है, उसके बाद उसकी केबलिंग की आती है। दो बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है ना। ये अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करें तो मैंने अगर आप यहाँ पे देखें, अगर स्क्रीन पे देखने की कोशिश करेंगे तो आपको यहाँ पाएंगे कि ये भी 8 पोर्ट का डीलिंग स्विच है, और ये नीचे वाला भी 8 पोर्ट का डीलिंग स्विच है। देयर आर टू डीलिंग स्विच है। ठीक है ना। तो दोनों डीलिंग स्विच सेम कंपनी का, अगर दोनों का स्पेसिफिकेशन भी चेक करेंगे आप, तो बिल्कुल सेम, बिल्कुल डिट्टो सेम कॉपी का स्पेसिफिकेशन भी आपको मिलेगा। ये दोनों जो स्विच हैं एक ही कंपनी के हैं। अगर मैं स्पेसिफिकेशन की बात कर रहा हूँ तो सबके स्पेसिफिकेशन एवरी, हर चीज़ आपको सेम मिलेगी। सिर्फ एक चीज़ डिफरेंस होगी, जिसकी वजह से दोनों के प्राइस में लगभग 2.5 गुने से 3 गुने का डिफरेंस था। ये मैंने जो स्विच ऊपर वाला प्रेफर किया था, जो ऊपर वाला ये स्विच की, उस समय ये स्विच की कीमत थी करीब 8,000 रुपीज़ के आसपास में थी। और जो नीचे वाली स्विच की कीमत थी, इसकी करीब कीमत थी 24,000 के आसपास में, जो मैं ऊपर दोनों की बात कर रहा हूँ। तो अगर आप इन दोनों का डिफरेंस क्यों है, एक सिर्फ एक पॉइंट की वजह से डिफरेंस था। आपने क्या किया, स्विच लगाया और स्विच से आपने एक वाईफाई जोड़ा, यहाँ पे एक वाईफाई जोड़ा, और आप वाईफाई से, कुछ कैंपस में सारे लोग उससे जुड़ जाते हैं, मोबाइल फ़ोन से या जो भी लैपटॉप लगाते हैं उससे दे आर कनेक्टेड। सेम कुछ लोग अगर नीचे वाले इससे लगाएं, ये कहीं स्विच लगा हुआ और इससे वाईफाई से जोड़ते हैं, सेम व्यवस्था होगी, जोड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, यहाँ पे भी कोई जो भी आपका यूजर्स हैं वो भी ऐसे जुड़ जाएंगे, राइट। ठीक है। ऊपर वाले को हम बोलते हैं आपका पीओई इनेबल स्विच नहीं है। अगेन एक वर्ड आया था ना, आपको एक लैन केबल के बारे में डिस्कस किया था, उसमें पीओई एक वर्ड था, पावर ऑफ इथरनेट। पीओई इनेबल स्विच नहीं है ऊपर वाला स्विच, नीचे वाला स्विच है पीओई इनेबल स्विच है। और एग्जाम्पल आपको याद दिला दूँ, थोड़ा सा ज़्यादा अगर दिमाग से निकल गया हो, यस। ये अगर आपको ध्यान होगा, ठीक है ना, अगर आपको ये ध्यान होगा तो बिल्कुल आपको याद आ रहा होगा कि जब हमने लैन केबल के बारे में स्पेसिफिकेशन कर रहा था, तो ये लैन केबल है जिसमें आपका 1 2 3 4 5 6 7 8, जिसमें मैंने ट्रांस और रिसीव पहले दूसरे का थर्ड और सिक्स नंबर का जो था उसको हमने वो बना दिया था, रिसीव पेयर। और रिमेनिंग थर्ड और फोर्थ को हमने डमी बोल दिया था, और लास्ट वाले को हमने पीओई बोल दिया था। ठीक है, तो ये जो पीओई इनेबल स्विच है, ठीक है, पीओई का मतलब होता है पावर ऑफ इथरनेट। तो इसका मतलब यह है कि जो हम अब यहाँ पे स्विच के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, हम स्विच की बात करें, अगर ये मेरा नीचे वाला पीओई इनेबल स्विच है, तो अगर मैं इस स्विच से, अगर मैं यहाँ पे वाईफाई लगा रखा हूँ, तो इस वाईफाई में यहाँ पे मुझे कोई पावर केबल लगाने की जरूरत नहीं है। वो सीधा डायरेक्ट इसकी जो पावर सप्लाई से 7 और 8 नंबर के स्विच से ही यहाँ पे चला जाएगा। पीओई का मतलब ये होता है, राइट। ठीक है।
पीओई डिसेबल जिसमें पीओई इनेबल नहीं है, तो उसका मतलब अगर मैंने वहाँ वाईफाई लगाया है तो मुझे यहाँ पे इसमें जो भी वाईफाई या जो भी हमारा एक्सेस पैन जो भी लगा रहे हैं, इसको पावर सप्लाई लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पर मुझे एक पावर यूनिट लगानी पड़ेगी और उससे फिर हम यहाँ पे अडॉप्टर के माध्यम से पावर सप्लाई देंगे, ठीक है ना। तो ये डिफरेंस होता है। तो अगर अगर आप इसीलिए इसका जो प्राइस है करीब लगभग 2.5 से 3 गुना ज़्यादा था नॉर्मल स्विच से। तो पहला डिफरेंस तो ये हो गया कि मैंने जो स्विच लगा, मैंने कहा एलटीपीसी कैंपस में हर हॉस्टल के कमरे के पास, हर क्लासरूम के पास, हर लोगों के पास में पावर सप्लाई है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ना ही ज़्यादा केबल लगाने की ज़रूरत है। मुश्किल से 800 1000 रुपये लगाकर हम पावर सप्लाई इनको यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है ना। तो एक चीज़ हमने ये करी थी, तो एक तो स्विच का कम हो गया। दूसरी चीज़ और एक बड़ी मज़ेदार चीज़ आपको और बताता हूँ। दूसरी चीज़ मैंने एक्सप्लेन करी थी कि भाई देखिए, यहाँ पे आप जब कंपनी कोई केबल वायर देती है तो कहती है भाई कि हम 4 और 5 भी आपके साथ दे रहे हैं, 8 वायर का केबल दे रहे हैं, तो 4 और 5 डमी पेयर है। कभी को अगर आपका कोई एक वायर खराब हो जाए, 1 और 2, कोई 3, या फिर कभी चूहे ने काट दे, तो आप उसकी अल्टरनेट पे इस वायर का इस्तेमाल कर सकते हैं 4 और 5 को, डमी पेयर जिसका कोई यूज नहीं है, लेकिन इसका यूज तब कर सकते हैं जब कोई उन्होंने कंपनी को, तो कंपनी को अपना प्रोडक्ट बेचना होता है, उसने अपनी बात रख दी कि आप ऐसे करना। लेकिन मैं आपको बताता हूँ 20 से 22 साल हो गए मुझे नौकरी करते हुए, कभी चूहों ने ये नहीं कहा कि भैया ये आपका तीसरा काट दो, चौथा काट दो या सातवां काट दो। इंसान अपने आप हमारे, जब भी चूहों ने काटा तो जम के काटा, और जब भी कोई खराबी आई तो पूरे केबल में खराबी आई। तो जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है 4 और पावर 5 नंबर का जो पेयर डमी पेयर था, कंप्लीटली टोटल वेस्टेज वायर पैसे का। तो मैंने कंपनी से कहा था कि मैंने सिर्फ 4 वायर वाले लैंड केबल चाहिए, मुझे 8 वायर वाला लैंड केबल नहीं चाहिए। तो ये पूरा ओवरऑल जो कास्टिंग की पूरा 1/3 आपके सामने है। उस समय मैंने 2006 के बारे में बात कर रहा हूँ, उस रिस्पेक्ट में ये चीज़ का उन्होंने बहुत हैरान हुए कि भैया आपने सरप्राइज कर दिया। तो मैंने कहा, और उन्होंने कहा भाई मुझे ज़रूरत नहीं, आप यहाँ पे आ जाओ। और वो एक दिन है। और एक काम और मैंने किया था, CTMS हमारे यहाँ कंप्यूटराइज ट्रेनिंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, पूरे ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ को ऑनलाइन करने के लिए। तो उस सॉफ्टवेयर में भी मुझे थोड़ा सा मैंने योगदान दिया था, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे मुझे अपॉइंट कर दिया गया था कि आप यहाँ पे हैं और मिलिए, ठीक है। तो ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो इसका एडवांटेज हमें मिला था, तो अभी मेरे दिमाग में आया तो मैंने आपको बता दिया कि ये अगर आपको बेसिक चीज़ें अगर बिल्कुल ओके हैं तो आपको कभी भी कोई कंफ्यूजन है। होपफुली कि मेरी पॉइंट को आपको समझ पाए होंगे। अब हम आते हैं कल वाला जो हमने बीच में अधूरा छोड़ा था, उसी को हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगर कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। आज का जो सेशन है उसमें हम कवर अप करने वाले हैं। हमने क्या किया था लास्ट में कि पूरा का पूरा एक नेटवर्क बना दिया, लेकिन अब कम्युनिकेशन कैंपस या उससे बाहर करना है तो कैसे करें, ठीक है। तो ये आपको, जब हमने नेटवर्क का डिजाइन किया तो उसमें हमने आपके सामने ये रखा कि हमारा एक लैन हो गया। लैन के अंदर हमने जो लास्ट सेशन में वायरिंग और पर्टिकुलर हमने आईपी अलॉटमेंट कर दिया, ठीक है। वैसे ही मैं इस चीज़ को रिपीट कर देता हूँ। मैंने राउटर के अंदर गए और एक कमांड डाले, उसके हिसाब से मैंने इनकी वायरिंग कर दी। तो मैं थोड़ा फास्ट चलूंगा। जो राइट साइड का जो राउटर है, इस पर हमने कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया। जैसे मतलब लेफ्ट साइड के राउटर, यानी जो छत्तीसगढ़ यूनिवर्सिटी का जो राउटर है, अगर मैं वहाँ पे माउस ले जाऊँ तो आप आसानी से देख पाएंगे फास्ट इथरनेट 0x0 जिसका लिंक अप है। पावर जो आपका आईपी है वो आपने 3.1 रखा था तो 3.1 हो गया, और जो हमने 0.1 पे आईपी रखा था 1.1 हो गया। सेम हमने प्लानिंग इधर भी की है। तो मैं इसकी वायरिंग पहले पहले इसकी जो आईपी एड्रेस है वो अलॉट कर देता हूँ। मुझे यहाँ पे चूंकि सिम्युलेटर है, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, मुझे यहाँ पे लैन केबल या लैपटॉप लगाने की जरूरत नहीं है, कंसोल केबल डायरेक्टली आई क्लिक हियर। रियल में तो मुझे लगाना ही पड़ेगा अगर फर्स्ट टाइम आप कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम। एक बार तो स्टेबलाइज हो जाता है, नेटवर्क मिल रहा होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। गो टू द CLI, और यहाँ पे अगर कोई चीज़ पूछना तो यस या नो पूछे तो आप नो लिखेंगे, क्योंकि फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। यस तब करना है, वो भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। यहाँ पे मैं इनेबल करता हूँ, कमांड आपको याद होगा कौन सी, कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ गए। अब मैं किसी भी पोर्ट में जाके आईपी दे सकता हूँ। मान लो पहले मैं ये पोर्ट में जाना न जाना आपकी मर्जी है, कौन से पोर्ट में पहले जाएंगे कौन से पोर्ट में बाद में जाएंगे। तो मैं पहले 0x0 पे चला जाता हूँ, INTFA 0x0, ठीक है। आपको याद आ गया, कितना आसान है। और ये जो पोर्ट है इसकी आईपी एड्रेस IP ऐड 192.168.3.2, ऑलरेडी 3.1 दे चुका हूँ, 255.255/24।
पावर सप्लाई ऑन करने के लिए लास्ट में हमने पूछा था, तो ये अभी ऑन था लेकिन ये ऑन नहीं था, तो आप लोगों ने अच्छा एक्सप्लेन दिया था कि भाई इधर का भी जब कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा अपने आप ऑन हो जाएगा। तो मैं अब इसका पावर सप्लाई ऑन कर रहा हूँ नो शट डाउन करते हुए। जैसे नो शट डाउन करेंगे आप देख पाएंगे ये भी आपका ऑरेंज और ग्रीन होना शुरू हो गया। जो भी काम करें सेविंग जरूर करें, बिना सेविंग के कोई काम नहीं किया जा सकता, एग्जिट हो जाए। उसके बाद आपका ये जो दूसरा पोर्ट है FA01 INT FA0/1, इस पे हम चले गए और इसका ये जो पोर्ट है इस पे 2.0 है, तो ऐसा करते हैं 2.1 हम यहाँ पे अलॉट कर देते हैं। लिख देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। मैं यहाँ पे FA0/1 जो हमारा ये दूसरा नेटवर्क है इसकी IP 192, क्यों 2.1, क्योंकि मैंने 2.0 का ID अपने तरफ से जानने समझने के लिए सिलेक्ट किया है। ठीक है, तो ये मैंने कर दिया। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं, तो इसको हम देते हैं IP एट 192.168.2.1 255 और 255.0 पावर सप्लाई ऑन कर देते हैं नो शट। जो भी हम काम करेंगे डू राइट करेंगे, राइट। ठीक है ना। तो ये भी हमारे जो राउटर, अगर आप माउस ले जाऊंगा तो मुझे आपको दोनों लिंक आप दिखाई देंगे और जो मैंने प्लानिंग किया था और प्लानिंग हमारी IP एड्रेस आपके सामने शो हो रही है। ठीक है। उसके बाद जो लास्ट वाला ये जो कंप्यूटर, इसको क्लिक करते हैं, इसमें भी हम IP दे देते हैं। अभी चूंकि कोई हमारे पास ऑटोमेटिक IP देने का प्रोविजन नहीं है, तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ 192.168.2.1 नहीं दे सकते क्योंकि 1 ऑलरेडी आपने ऊपर दिया। अगर दोबारा ट्राई करेंगे तो सेम मैसेज आ जाएगा। ठीक है, तो मैं दोबारा टाइप करता हूँ 192.168.2.234 जो भी आप देना चाहें, 2.1। ठीक है ना। और मैंने इसको भी IP दे दिया, इसको भी दे दिया। अब हम कम्युनिकेशन करें, यहाँ पे हमने लास्ट में निकल था रियल टाइम और उसका, तो आज हम अब रियल टाइम की बात करेंगे, तो फिर टाइम फास्ट बचाना है और ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेशन करना है। तो फर्स्ट हम पैकेट यहाँ से उठाते हैं। अगर मैं PC2 से इस राउटर के बीच में दूँ, दिस इज अ सक्सेसफुल, कोई दिक्कत नहीं। इस PC से इस लैपटॉप को, इस लैपटॉप को IP दूँ, दिस इज अ सक्सेसफुल, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस लैपटॉप से मैं इस कंप्यूटर को दूं, दिस इज अ सक्सेसफुल, देयर इज नो इशू। एक राउटर से दूसरा राउटर को मैं देने की कोशिश करूं, थोड़ा टाइम लगाएगा, पहली बार में हो सकता है फेल हो जाए, लेकिन दोबारा ट्राई करूंगा, दे विल बी सक्सेसफुल। क्योंकि एक राउटर दूसरा राउटर, राउटर इज इंटेलिजेंट डिवाइस, वो पहले टेबल बनाएगा और चेक करेगा कि क्या हम एक जैसे हैं, हमें परमिशन है, तभी हम कम्युनिकेट करेंगे। तब ये दोनों आपस में कम्युनिकेट कर दिया। लेकिन अब मैं इस राउटर से, इस कंप्यूटर से अगर मैं किसी लैपटॉप पे देने की कोशिश करूं, ये फेल आएगा क्योंकि इस लैपटॉप पे कोई IP एड्रेस नहीं है। जब तक IP एड्रेस नहीं देंगे कम्युनिकेशन संभव नहीं है। तो कम्युनिकेशन का सबसे पहला कॉन्सेप्ट होता है आज की डेट में, डिजिटल कम्युनिकेशन में, डेटा ट्रांसमिशन में, या जो भी मॉडर्न कम्युनिकेशन कह लीजिए, उसमें IP एड्रेस पहली वो है। बिना IP एड्रेस का कम्युनिकेशन संभव नहीं है। जैसे इसमें IP एड्रेस डालेंगे कम्युनिकेट करने लगेगा। फिलहाल वो हमारा सेशन हो चुका है, तो और बात करेंगे। लेकिन अगर अपने कैंपस, आप आपके कॉलेज के कैंपस में आप जो मर्जी शो करें, आपके स्टूडेंट जो करें आप करें, जो मर्जी करें शोर करें, खेलें कूदें, कल्चरल एक्टिविटीज करें, यू आर ऑल आर फ्री। एक रूल रेगुलेशन अपने कॉलेज के अंदर बना हुआ है, आप कॉलेज के अंदर कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जैसे ही आप अपने कॉलेज से निकलकर दूसरे कॉलेज में जाएंगे तो तुरंत आपको एक पूरा डेकोमरम जो होता है, एक पूरा मेंटेन करना पड़ता है, एक रूल रेगुलेशन फॉलो करना होता है। वो आज़ादी नहीं होती जो आपके अंदर होती है। तो आप अपने यहाँ पे अगर कैंपस के अंदर है, आप कहीं से कहीं भी कम्युनिकेट कर रहे हैं, PC0 से लैपटॉप सक्सेसफुल, PC0 से स्विच राउटर सक्सेसफुल। लेकिन जैसे ही मैं PC0 से निकला और मैं यहाँ पे जाने की कोशिश करूँगा, कुछ भी कोशिश कर लीजिए, ये फेल होगा। कैंपस से बाहर जाते ही, कैंपस के आप नेटवर्क खुद डिजाइन करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका अपना घर है, जैसी मर्जी है वैसे करें। लेकिन कैंपस से बाहर जाते ही रूल और रेगुलेशन फॉलो हो जाता है। आप यहाँ सेम कर सकते हैं, दूसरे PC से भी यहाँ पे लाएंगे, फेल होगा। लेकिन हमारा टारगेट है कि मैं इस PC से यहाँ भी कम्युनिकेशन करें या दुनिया के किसी भी लोकेशन में जाएं कम्युनिकेशन करें। इसके लिए रूल रेगुलेशन या प्रोटोकॉल बनाए गए हैं, दैट इज अ रूल रेगुलेशन या प्रोटोकॉल। तो जिसे इसको बोलते हैं राउटिंग प्रोटोकॉल। कुछ भी कहिए, मतलब एक नियम, एक तरीका, एक मानक बनाया गया जो पूरे दुनिया में एक दूसरे से लोग कम्युनिकेट कर सकें। ठीक है। तो इसमें कई तरह के बहुत सारे करीब 42 रूल रेगुलेशन अराउंड द वर्ल्ड अवेलेबल है। तो सबसे पहला बेसिक रूल है स्टैटिक।
दूसरा रूल है आपका डायनेमिक। डायनेमिक में बहुत सारे हैं, आपको मिलेंगे। इंडिया के अंदर मोस्ट डायनेमिक में आपका इंडिया के अंदर जो मोस्ट आपका जो है, एक आपका रिप है, OSPF है। ये अलग अलग नाम हैं, इनके नाम से कंफ्यूज नहीं होना, सबका एक ही उद्देश्य है, अपने घर से बाहर की दुनिया में कम्युनिकेट कराना। ठीक है। और जैसे जैसे लेयर बदलती चली जाती है, एक देखो आज के डेट में क्या क्या संभावना है हमारे देश के अंदर। अभी जो संभावना देखिए, एक तो जितने भी सीमा सुरक्षा, जितने भी वो होंगे आपके बॉर्डर्स हो गए, वो लोकेशन होगी, तो उस पर क्या रूल रेगुलेशन रखना एक अलग हो जाएगा, नंबर वन। नंबर टू, एक ही कंपनी के लोग आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, रिलायंस टू रिलायंस, BSNL टू BNS, उसके लिए क्या रूल रेगुलेशन होगा। एक कंपनी से दूसरे कंपनी में कम्युनिकेट कर रहे हैं, BSNL टू रिलायंस, रिलायंस टू एयरटेल, तो एक कंपनी से दूसरे, उसके लिए रूल रेगुलेशन अलग है। और पूरे इंडिया का कम्युनिकेशन कहीं बाहर की दुनिया में जा रहा है, उसका रूल रेगुलेशन अलग है। तो सारे प्रोटोकॉल जो बनाए गए हैं वो अलग अलग डिफाइंड है, लेकिन उद्देश्य एक है, लेकिन किसका क्या यूज है। जैसे आप में से क्या होता है, कोई लेक्चरर होगा, कोई असिस्टेंट प्रोफेसर होगा, कोई एसोसिएट प्रोफेसर होगा, काम सबका एक है, लेकिन आपका सैलरी, आपका स्टेटस, आपका एक्सपीरियंस आपके हिसाब से आपको डिफाइन करता है। वैसे ही ये रूल रेगुलेशन का उद्देश्य एक है, लेकिन इनकी लेयर बाय लेयर डिफाइंड होता है कि कहाँ पे कैसे काम करना है। राइट, ठीक है। इसके अलावा और भी है आपके, BGP हो गए, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल जो होता है वो एक कंपनी से दूसरे कंपनी के लिए होता है। सेम अगर हम जाएं आपका MPLS जो टॉप प्रोटोकॉल्स होते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे रूल हैं। अभी हम फिलहाल यहाँ पे जो बात करने वाले हैं कि स्टैटिक और डायनेमिक के बारे में बात करेंगे, इसमें से दो, ताकि आपको डिफरेंस समझ में आ जाए। तो मैं सबसे पहले स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल के बारे में बात करना चाहूँगा। इसके लिए मैं एक वही जो मैंने एग्जाम्पल लिया उसी को मैं एक सरल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। अब मान लीजिए दो तरह के इंजीनियरिंग कॉलेज पॉसिबल हैं। एक तो आप जहाँ पढ़ाई रहे हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, उसका एक अपना रूल रेगुलेशन होगा, कोई इशू नहीं है। और एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, जैसे मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज हो गए आपके, जहाँ पे मिलिट्री का पूरा बोलबाला होता है। तो अगर सपोज करिए कोई स्टूडेंट है, इसे मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिल गया, वहाँ चला गया, तो वहाँ पे जो भी फैकल्टी मेंबर होगा, एज ए डेफिनेटली वो लोग भी मिलिट्री के ही एक पार्ट होंगे। तो जैसे ही क्लास में फैकल्टी हेड या जो भी क्लास इंचार्ज होगा आएगा, सबसे पहले बच्चों को क्या बोलेगा, कहेगा डियर स्टूडेंट, आपको आप क्योंकि मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज में आए हैं, सीधा 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 आपको देश सेवा में लगाया जा रहा है, तो आपका सबसे पहला कि आपके इंटरमीडिएट में कितने दोस्त थे भूल जाओ। अब आपके जितने भी दोस्त हैं, ये क्लास में 30 बच्चे हैं, तो ये जो 30 स्टूडेंट हैं यही आपके दोस्त भी हो सकते हैं। इनको दोस्त मान लो, दुश्मन मान लो, जैसा मर्जी करो, यही होंगे। बाहर की दुनिया से आपका संपर्क रिमूव हो जाएगा, तो नहीं रखना। घर परिवार से भी कब बात करनी है, कब नहीं करनी है, इमरजेंसी करनी है, आप डायरेक्ट, यानी फुल टाइम आप जैसे मोबाइल हम लोग कराते हैं वो चीज़। तो इस तरह से बाउंडेशन एक स्टैटिक। अगर मान लो सपोज करो गाजियाबाद में कोई मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज है और स्टूडेंट को दिल्ली जाना है, सपोज करिए, ठीक है, तो आप अपने आप से नहीं जाएंगे, पहली बात तो हमें बताएंगे। दूसरी बात, आपको दिल्ली जाना भी है, किस पर्पज के लिए जाना, वो सारी चीज़ें मुझे बतानी पड़ेगी, नंबर वन। नंबर टू, गाजियाबाद से दिल्ली जाने के लिए आपके पास दो तीन रास्ते हैं, तो आप उसी रास्ते का चयन करेंगे, उसी रास्ते से जाएंगे जिस रास्ते को मैं डिफाइन करूंगा। आप अपने रास्ते से नहीं जा सकते। गाजियाबाद से दिल्ली जाने के लिए अलग अलग रास्ते हैं, बाया मोहन नगर है, बाया NH24 है, बाया आपका नोएडा के रास्ते से। तो अगर मैं कहता हूँ आपको मोहन नगर से जाना, तो आप मोहन नगर से, इसमें दो चीजें होगी, अपने इच्छा से कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, पहले तो परमिशन लेनी पड़ेगी, नंबर वन। नंबर टू, आपका रास्ता भी हम डिफाइंड करेंगे जाने के लिए। तो ये मैंने एग्जाम्पल इसलिए लिया कि ताकि आपको आसानी समझ। तो इस तरह का कंडीशनल अगर कोई कम्युनिकेशन के अंदर कर दिया जाए कि भाई अगर मुझे हाय हेलो भी करना है, जैसे जितने भी हमारे बॉर्डर एरिया हो गए या शहर के कैंट एरिया हो गए, वहां पे लोग अगर आपस में कम्युनिकेशन करें इस तरह, जहाँ पे सिक्योरिटी की बहुत ज्यादा जरूरत है, उसमें हम इस तरह का प्रोटोकॉल लगाते हैं, जहाँ पे हमें प्री डिफाइंड हर चीज पहले से पता हो, जो कम्युनिकेशन में जुड़े हैं, जो उससे जुड़े हुए हैं, कि भाई कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे पहले मैं रफली दिखाता हूँ, उसके बाद हम उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे। हमने बनाया एक राउटर, ये एक राउटर जो आपके सामने वहाँ पे है, दूसरा हमने ये बनाया हुआ। अभी हमारे पास जो कम्युनिकेशन है, आपका तीन नेटवर्क है। दिस इज द नेटवर्क नंबर वन, दिस इज द नेटवर्क नंबर टू,
सेकेंड लाइन कर सकते हो, दिस इज नेटवर्क नंबर 3। यही तो है हमारे पास में। अगर मैं अब जो नेटवर्क 1 है देखा जाए, और ये राउटर जो है एक स्टूडेंट है, ठीक है, एज ए स्टूडेंट, ये मान लीजिए आप एक वो हैं, क्लास इंचार्ज हैं या जो भी हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट जो 1 है, जो स्टूडेंट है वह 1 और 3 से तो डायरेक्ट जुड़ा हुआ, ये इसका तो डायरेक्ट फ्रेंड हो गया भाई, जो सीधा जुड़ा है तो इसका मतलब डायरेक्ट मित्र हो गया, कोई दिक्कत नहीं। कॉलेज कैंपस के अंदर सब लोग एक दूसरे के दोस्त हैं। लेकिन जैसे ही कॉलेज से हम बाहर जाने की बात करें, इसके लिए अनजान क्या हुआ, 2 नंबर। इस राउटर के लिए आपका अनजान हो गया 2 नंबर, यानी 2 में अगर इसको जाना है तो ये इसको परमिट करेगा कि तुम्हें 2 में जाना है। सेम चीज ऐसे ही ये राउटर 3 और 2 तो इसके डायरेक्ट जुड़े, जो भी डायरेक्ट जुड़ा दैट इज दैट अपना घर का हो गया, आपस में कम्युनिकेशन कराओगे कोई प्रॉब्लम नहीं, एक हो जाए। लेकिन इसके लिए 1 नंबर अननोन हो गया, तो इसको फिर 1 नंबर के लिए परमिशन देनी पड़ेगी। जब एक दूसरे को परमिशन दे देंगे तो कम्युनिकेशन हो जाएगा। अब परमिशन कैसे देंगे, बहुत ही आसान तरीके से आप लिख सकते हो। पहले राउटर को, हे राउटर तुम्हें जाना है नेटवर्क 2 में, ठीक है ना, तो मैं यहाँ फायर करूंगा राउटर, इस वाले राउटर को, आपका जो सीजी वाला राउटर है, आईपी राउट, हे राउटर तुम्हें जाना है कहाँ पे, इस नेटवर्क में, नेटवर्क 2 में जाना है। और किस रास्ते से, यहाँ पे चूंकि यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे तो केवल एक ही रास्ता है जाने का, निकलने का तो एक ही रहेगा, लेकिन जाने का भी एक ही। ये भी हो सकता था इस राउटर से और भी केबल पड़े होते, एक और रास्ता होता, सपोज कर ऐसे भी घूम के जा सकता था। तो अगर ये भी रास्ता होता तो मैं उस समय ये डिफाइन करता किस नेटवर्क से जाता है। यहाँ पे तो सिंपली राउटर, ये जो पोर्ट है आपका, इस पोर्ट से ही यहाँ जाने का इसको डिफाइन करेंगे। तो ये निकलने का तो पता होगा, एंट्री कहाँ से करनी है वो हमें यहाँ पे बताना पड़ेगा। ये एंट्री यहाँ पे एक काम करते हैं, मैं इसको प्रैक्टिकली वहां पे बनाता हूँ, जो हमने सिमुलेटर बना रखा है उससे आपको ज्यादा। मैं PC0 को, रिपीट कर रहा हूँ, PC0 को मैं कम्युनिकेट कराना चाह रहा हूँ PC2 में, राइट, ठीक है। तो ये जो आपका CG छत्तीसगढ़ का जो राउटर है, इस नेटवर्क से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है और इस नेटवर्क से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। तो इसके अपने घर की बात होगी, लेकिन इस नेटवर्क से डायरेक्ट नहीं जुड़ा हुआ है। तो मुझे इस राउटर को परमिट करना पड़ेगा कि भैया तुम्हें यहाँ जाना है। तो कैसे करेंगे वो मैं दिखाता हूँ। जस्ट ऑन क्लिक गो टू द राउटर के कॉन्फ़िगरेशन में ही जाना, आपको जो भी काम करना है। CLI मोड में गए, मैं बहुत तेज तो नहीं भाग रहा हूँ ना। इनेबल कॉन्फ़िगरेशन, जो भी काम होगा कॉन्फ़िगरेशन मोड में होगा, ये मैं पहले डिफाइन कर दूंगा। अब मैं इस राउटर को बोलने वाला, हे राउटर तुम्हें जाना है आईपी राउट, कहाँ जाना है, इस नेटवर्क में, ये जो नेटवर्क है आईपी राउट नेटवर्क 192.168, जो भी नेटवर्क आईडी, उस पर्टिकुलर एरिया की बात होती है तो पर्टिकुलर एरिया की पहचान नेटवर्क आईडी 2.0। और पूरा, जब तक पूरी बात नहीं लिखेंगे तब तक वो होगा नहीं। और किस रास्ते से, घर से निकलना आसान है और इसको एंट्री करना, तो ये वाला जो पोर्ट है इसमें जाने के लिए, इस नेटवर्क में ये वाला जो पोर्ट है वो आप यहाँ पे डिफाइन करोगे, 192.168.3.2। काम बहुत आसान हो गया। तो नेटवर्क वर्ड नहीं लिखना है, या कमांड में तुम बताने के लिए लिखा था इसलिए सॉरी। आईपी राउट नेटवर्क वर्ड नहीं लिखना, ऑटोमेटिकली पूरी सब लिखना, दैट इज ओके, दैट एंट्री। अगर कोई चीज आप गलत करते हैं तो सिमुलेटर की इसकी खासियत बात है कि यहाँ पे बता दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें लिखना है डू राइट, जो भी काम किया बहुत ही सिंपल कहा, हे राउटर परमिट कर दिया मैंने, तुम्हें इधर जाना है। ऐसे ही इस वाले राउटर को, क्योंकि अगर मान लो हमने परमिट तो कर दिया इधर से वहां जाओ, ठीक है, तो अभिमन्यु वाली कहानी सुनिए, चक्रव्यूह में यहाँ से हाथ चला तो जाएगा, लेकिन जैसे लौटेगा तो ये महावते क्या कहेंगे, जो ISP, हमें तो परमिट नहीं दिया भाई, जाने आ तो गए हमारे घर में, जाने का कोई परमिशन नहीं है। तो इसको भी परमिशन देनी पड़ेगी निकलने के लिए, या फिर इसको भी यहाँ से हाथ जोड़ने के लिए, यानी दोनों तरफ से जब तक परमिशन नहीं मिलेगा कम्युनिकेट नहीं कर सकते। तो इसको भी क्लिक करेंगे, सेम हम इसमें भी कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाते हैं, इनेबल। अब इसको लिखेंगे आईपी राउट, ठीक है, और हमें इस नेटवर्क में जाना है 192.168 डॉट 1.0 255.255.255.0। और ये वाला जो पोर्ट है यहाँ पे जाने के लिए क्या है, यहाँ से निकल कहाँ पहुंचेगा, इस वाले घर से निकलने का रास्ता सबको मालूम है, एंट्री का रास्ता इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो पोर्ट नंबर है वो हम यहाँ पे एंट्री करेंगे 192.168.3.1 और इंटर दोनों। मैंने दोनों राउटर को परमिट कर दिया। अब दोनों राउटर एक दूसरे से आपस में मेल जोल करेंगे, क्योंकि हमने दोनों राउटर का परमिशन किया, दे विल बी सक्सेसफुल। आप देख सकते हैं अब यहाँ पे ये चीज सक्सेसफुल हो गई।
इसमें क्या था, हर कंप्यूटर लैपटॉप को पता है मुझे यहाँ निकलना है, किस रास्ते से जाना है और यहाँ पे जाके वापस आना है। दिस इज स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल। स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल एक जनरल मैंने रफ आइडिया दिया कि कहाँ पे यूज किया जाता है, जहाँ पे सिक्योरिटी इश्यूज ज़्यादा है वहाँ पे करते हैं, ताकि कम्युनिकेशन का एक एक पाथ डिफाइंड हो। अब दूसरी बात होती है हम और आप, ठीक है, आज की डेट में हमारे पास सिक्योरिटी बढ़ाई जा रही है, लेकिन अभी तक हम और आप जो नॉर्मल जो यूजर होता है उनको उतनी ज़्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइडेड नहीं थी नेटवर्क पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने भाई इन्हें तो इंटरटेनमेंट के लिए करना होता है, ज़्यादातर लोग इंटरटेनमेंट के लिए इंटरनेट यूज़ करते हैं। शुरुआती जो परफेक्ट था लोगों का जो व्यू था, ठीक है, अब समय बदला तो चूंकि पूरा का पूरा चीज़ें बदल रही, तो और भी हम बदल रहे हैं, लगातार सिक्योरिटी इंप्लीमेंट कर रहे हैं। लेकिन अभी हमारा जो परफेक्ट था सिंपली आपका नॉर्मल यूजर है, इंटरटेनमेंट करते हैं या इनका जनरल कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। तो उस केस में आपको एक नया तरीका से इंटरनेट प्रोटोकॉल यूज करना पड़ेगा, जिसको हम बोलेंगे डायनेमिक इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये डिपेंड करता है कैसा नेटवर्क है, कितने लोगों के बीच में कराना है, उसके लिए अलग अलग रीप, आपका ये OSPF, IGRP, इस तरह से बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं। तो ओवरऑल मैंने आपको रफ आइडिया दी कि 42 तो मेरी नोटिस में ही है, बाकी का तो पता नहीं, ठीक है, क्योंकि आए दिन हर आदमी प्रोग्राम भी बदल रहे हैं, चेंज भी हो रहे हैं, ठीक है। अब एक ही चीज हो सकती है जो मैं यहाँ पे बात कर रहा था कि ये तो था मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज में। दूसरा इंजीनियरिंग, इसको दूसरे समझने के लिए इस वाले राउटिंग प्रोटोकॉल में मैं इसको समझाता हूँ रिप वाले, ठीक है, आसानी से आप सर समझ। एक स्मॉल क्वेरी था, मैं यस पूछिए सर। हाँ, जब आप बाय डिफॉल्ट कनेक्ट कर रहे हैं तो वो परमिशन उसी टाइम ग्रांटेड है, या परमिशन हम कैसे सिर्फ नहीं कनेक्शन नहीं कर देने सर, ये से परमिशन? बाद में दिया हाँ जाता है सर। हाँ, मतलब ये नहीं, प्री अभी तो डिफाइंड, आपने परमिशन के लिए अलग से कुछ नहीं किया, अभी सिर्फ ऐड किए हैं। हाँ ये एक एक्चुअली राउटर के अंदर होता है, लेकिन सर इसमें परमिशन किस तरह का परमिशन देना, ISP के कंसर्न से ही आप दे पाओगे, हम्म, ठीक है ना। आप चाहते हो कि मैंने नेटवर्क बना लिया और मैं बाहर कम्युनिकेट करना चाहता हूँ, तो जब ISP से जब आप लीज लाइन ले रहे होते हैं तो टर्म और कंडीशंस होती हैं हम्म। कि आप किस पर्पज में ले रहे हो, किस उद्देश्य के लिए ले रहे हो, क्या यूज करोगे, नहीं सारी चीजें सर, इसी होती एग्जांपल में जैसे आपने सिर्फ आईपी कमांड जो दी है उसमें सिर्फ कनेक्शन का दिया, तो ये कम्युनिकेट कर पा रहा है। हैं। जैसे यस यस। आपने बोला जो दूसरा आईएसपी जो पी तरफ है, हाँ हाँ। जो कॉलेज से बाहर है, हाँ वो हाँ कैसे वहां तक तो आ गया, फिर वो आगे जाने हाँ, नहीं नहीं देगा या नहीं आगे का इसका? ये बताएगा हाँ सर, ये बताएगा ये, हाँ ठीक है हाँ, ना। वो वही कर रहा हूँ, उसको अलाउ करेंगे। अभी तो हमने कमांड से नहीं कुछ किया ना, वो बिल्कुल। पूछ रहा हूँ बाय डिफॉल्ट। जी। करने का एक तरीका भी यही होगा जो मैंने बताया, अच्छा। लेकिन ये बिना कागजी कार्रवाई से आगे आपको नहीं करें। हम यहाँ पर चूंकि साइमुलेटर बहुत चीजें इजी दिखा रहे हैं, लेकिन इसमें एक एक हम्म कमांड के लिए, जैसे मैं अपने राउटर की बात करूँ तो मेरे ही राउटर में दो अलग अलग इंचार्ज बनाए गए, पासवर्ड हम आसानी से नहीं घुस सकते, यहाँ तो बहुत हम्म आसानी से घुस रहा है ना, ऐसे नहीं हम्म घुस सकता कोई भी राउटर में। उसको दो मेरे पास टू प्रोटेक्शन, एक तो लॉगिन पासवर्ड अलग है, एक हम्म। कॉन्फ़िगरेशन पासवर्ड अलग है। अब दोनों का इंचार्ज अलग है, एक आदमी को नहीं बनाते, ठीक है, जी। ऐसा ना कल कोई गड़बड़ हो जाए, ठीक है, तो वो भी देखते हैं। ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ओके। जेन्युइन है कि ये यहाँ से OTP परमिशन मिलेगी, भले मैं जहाँ कुछ भी कर लूँ। हम्म, ठीक। अब नेक्स्ट है मैं डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स के बारे में बात कर रहा हूँ। डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल वहाँ यूज किया जाता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा यूजर जरूर होते हैं, लेकिन उन पर हम उतना ज़्यादा सिक्योरिटी कंसर्न नहीं कर रहे होते। लेकिन क्योंकि स्टैटिक राउटिंग में एक प्रॉब्लम और है कि अगर मैं यहाँ पे राउटर बढ़ाते चला जाऊँ, क्यों हम डायनेमिक, फिर आप ये भी कह सकते हो ना क्यों नहीं सारे में स्टैटिक लगा देते, उसका कारण यह है कि मैं एक और राउटर बढ़ा दूँ यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसमें जितने भी आप नेटवर्क बढ़ाते जाओगे उतनी परमिशन यहाँ पे बढ़ाते जाएंगे। तो आइडियली 12 राउटर तक एक कमांड में तो कोई दिक्कत नहीं, 12 से ऊपर तो काम ही नहीं करता ये, ठीक है ना। फिर क्यों बहुत ज्यादा टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाता है, और कम्युनिकेशन का जो रोल है कि मिनिमम टाइम में आपको कम्युनिकेट कराना, इसलिए ये केवल लिमिटेड, और इन BSNL के अंदर हमने केवल 5 राउटर पूरे इंडिया के अंदर BSNL में जहां भी ये यूज किएंगे, ओनली विद इन द 5 राउटर में ही किया हमने, 6ठा राउटर भी नहीं यूज किया, और 5 में ही हमें बड़ा स्लो हो जाता है तो हम करते भी नहीं है, ठीक है। तो अभी प्रैक्टिकली हमें जहां भी अगर इंडिया के अंदर मूव करेंगे तो आपको 5 से ज्यादा नहीं मिलेगा, और आइडियली जो आइडियल का आप समझते ही हैं कि भाई एक आइडियल स्टेटस होता है, तो इसकी मैक्सिमम 12 राउटर तक पॉसिबिलिटीज है। तो इसीलिए हम पूरे इंडिया में हर एक एरिया में, हर एक कंट्री उसके कैंपस में सब जगह राउटर लगे हैं, तो ये संभव ही नहीं है कि मैं पूरे स्टैटिक लगा सकूं। तो इसलिए हमें डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल की मदद लेनी पड़ी, जिसमें नंबर ऑफ राउटर जो होते हैं वो संख्या बहुत ज्यादा हो सकते हैं। OSPF में तो अनलिमिटेड होती है, उसमें आप कोई बाउंडेशन ही नहीं है। इसलिए रिलायंस का जो शुरुआती नेटवर्क था पूरी तरह से OSPF था, वो धीरे धीरे अब वो उसको भी इंस्ट्रक्शंस मिल गए हैं कि नहीं आपको पूरा लिमिटेड, और ये भी पता करके रखना है कौन कम्युनिकेशन हो रहा है। तो इसीलिए आपने जब महसूस किया होगा
कि शुरू में तो बहुत तेज कम्युनिकेशन था और समय के साथ उनके भी नेटवर्क में इश्यू आने शुरू हो गए। तो मजबूरी है कि सिक्योरिटी जितना हम ज़्यादा बढ़ाएंगे तो जो आज़ादी उसमें रहती है ना, कोई बाउंडेशन ना हो, तो उसमें तो डेफिनेटली आना ही है, उसका असर दिखना ही है। तो वापस आते हैं, इसमें डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स के लिए भी वही एग्जांपल ले लेते हैं। दूसरा कॉलेज है, जैसे नॉर्मल हम लोग जहाँ से इंजीनियरिंग पढ़ाई की है, तो हमें अगर कोई बाउंडेशन नहीं है, ठीक है, तो हम अगर रूल रेगुलेशन के दायरे में भी, मैं कॉलेज में आया और मेरे इंटर में 10 फ्रेंड है, मान लीजिए सर आपके भी 10 फ्रेंड है, हम दोनों ने एक साथ में इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू करी, तो जब कोई बाउंडेशन नहीं तो कुछ समय के बाद मैं अपने 10 फ्रेंड को एज ए इन्विटेशन दे सकता हूँ, आ जाओ भाई आज हमारा बर्थडे है या कुछ है। उसी तरह आप भी बुला सकते हैं, एक ही दिन में आपने भी 10 बच्चों को बुला लिया, अपने दोस्तों को, क्यों बाउंडेशन नहीं था लेकिन एक परमिशन मिलेगी आप बुला सकते हो। तो जब हमने बुला लिया तो मेरे दोस्त के भी 10 दोस्त हो सकते हैं, आपके दो दोस्त हैं उनके भी 10 फ्रेंड्स हो सकते हैं, उन्हें आपस में मिला दिया, उनके भी 10 हो सकते हैं। इसमें एक साइकिल हो जाती है, जब कोई बाउंडेशन नहीं है तो एक दूसरे से, जब परमिशन है तो एक दूसरे से साइकिल बनती चली जाती है, और आपको कुछ दिन बाद रियलाइज होगा यार हमने मिला था, हमारी दोस्ती तो कम होगी, उन दोनों की ज्यादा होगी। तो सेम बिहेवियर आपका डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स में होता है। सिर्फ राउटर को इस बात को परमिशन दी जाती है कि हे राउटर तुम आजाद हो, तुम फ्री हो, जैसा चाहो, लेकिन एक रूल रेगुलेशन के दायरे में। ठीक है, तो इसको मैं भी पहले रफ दिखा देता हूँ, फिर मैं इसको इम्प्लीमेंट कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये राउटर है जो सेम चीज है। अगर मैं अब इनको अब इस राउटर को डायनेमिक करना है, तो पहली बात तो एक रूल मैंने पहले लगा रखा है, तो रूल हटाना भी पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि स्टैटिक भी हो डायनेमिक भी हो। आप एट ए टाइम एक नेटवर्क एक अगर कोई पार्ट डिफाइन कर रहे हो तो एक ही रूल बनाना पड़ेगा। तो मैंने पहले ही स्टैटिक लगा रखा है, तो हटा के भी पहले दिखाऊंगा, उसके बाद में लगाऊंगा। और बहुत ही सिंपल 3 या 4 कमांड के काम होते हैं, उस कमांड के माध्यम से सारा सेटअप होता है। ठीक है, तो मैं इस राउटर में जाके कहूंगा हे राउटर, अब इन्हें डायनेमिक प्रोटोकॉल कर रहा हूं, तो मैं इसको बोलूंगा हे राउटर तुम आजाद हो गए। पहला कमांड मैं फायर करूंगा राउटर रिप। रिप अपने आम लाइफ में हम लोग रिप का इस्तेमाल करते हैं, रेस्ट इन पेस। उसी तरह से आप ये कह सकते हो, अगर मैं यहाँ पे जो राउटर है बिहेवियर भी से, भाई तुम भी शांति से अपना काम करो। ठीक है, वास्तव में इसका नाम होता है राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, जो टेक्निकल नाम है इसका। ठीक है, तो राउटर का ओके हम फ्री हो गए, लेकिन आपकी आज़ादी इतनी नहीं है कि आप इंडियन हैं तो इंडियन लोगों से ही दोस्ती करें, पाकिस्तानी से रिलेशन हो सकता है बट दोस्ती नहीं करनी है आपको, जो आपका जो। तो आपको नेक्स्ट, अभी मैंने जो साम्युलेटर दिया है, तो इंडिया में 2 तरह के वर्जन यूज हो रहे हैं, वर्जन 1 फॉर द प्राइवेट ऑपरेटर, वर्जन 2 फॉर द गवर्नमेंट ऑपरेटर। और ये जो साम्युलेटर है मेरा वो गवर्नमेंट के लिए, या जिस समय आप राउटर लेते हैं उस समय ये प्री डिफाइंड किया जाता है कि आप कौन से वर्जन इसमें यूज करने जा रहे हो। तो राउटर परचेज करते हुए भी हमें अपनी कंडीशन बतानी पड़ती है। तो अभी मेरा जो राउटर है कोई एक वर्जन होगा वो मैं यहाँ डालूंगा, क्योंकि मेरा सामुलेटर वर्जन 2 को सपोर्ट कर रहा है, तो मैं वर्जन, यानी अपने जैसे लोगों के लिए ही दोस्ती करनी है, बाहर के लोगों के नहीं करना। ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए इस नेटवर्क में अभी 2 नेटवर्क हैं, एक है आपका 1.0 और 3.0 जिससे डायरेक्ट जुड़ा है। बाहर किससे जुड़ा कोई मतलब नहीं, अपने कैंपस के अंदर कितने लोग हैं, 10 लोग हैं, अगर आप 5 लोगों को परमिट दोगे तो सिर्फ 5 लोग ही जा पाएंगे, बाकी को कुछ और परमिशन दोगे तो कुछ और जाएंगे। तो यहाँ पे 2 हैं, 1 और 3। तो मैं पहले लिखूंगा नेटवर्क 1 लिख सकता हूँ कोई भी एक, और दूसरा मैं नेटवर्क 2 को परमिट कर सकता हूँ। ठीक है ना, देन डू राइट कर दूंगा। एक काम मैं करूंगा, सिंपली हमारा राउटर परमिटेड हो जाएगा डायनेमिक राउट में रिप के लिए। इसी तरह OSPF भी होता है, इसी तरह आपका EGI फिर भी होता है। तो थोड़ा सा उनके सब एल्गोरिदम बनते हैं, उसके हिसाब से हम लोग डिसाइड करते हैं, लेकिन आप समझने के लिए मैं बहुत ही सबसे सिंपल जो स्मार्ट है मैंने रिप वाला यूज किया है। मैं वापस आता हूँ, प्रैक्टिकली देखते हैं। सबसे पहले तो मैं ये जो हमारा नेटवर्क है इसके अंदर ये जो हमने इम्प्लीमेंट किया है स्टैटिक राउटिंग, तो पहले तो मुझे स्टैटिक राउटिंग हटाना पड़ेगा। उसको हटाने के लिए सेम चीज़ है, राउटर की जो iOS ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी सबसे अच्छी खासियत क्या है, अगर आपने कमांड, किस कमांड से कोई काम किया है उसके आगे सिर्फ नो शब्द का प्रयोग करना है। अगेन आई रिपीट, जैसे आप अभी कह सकते थे कि मैं इसका पावर सप्लाई बंद करना चाहता हूँ, आपके दिमाग में आ सकता है। तो मैंने पावर सप्लाई ऑन के लिए क्या किया था, नो शट डाउन। अब मैं कहता हूँ बंद करना है तो नो शब्द हटा दो, शट डाउन लिख दो, तो बंद हो जाएगा। आपने आईपी ऐड किया और गलत आईपी ऐड हो गया, आप चाहते हो नहीं आईपी हटाना है या रिचेंज करना है, तो रिचेंज में तो जो नया लिखोगे ओवरराइड भी हो सकता है, और हटाना है तो नो आईपी ऐड कर दो। तो नो शब्द का ही, इसीलिए iOS ऑपरेटिंग से अपने आप में बहुत ही पॉपुलर है कि सिर्फ बहुत ही मिनिमम कमांड से ज्यादा हम लोग इसका एडवांटेज ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं, अब ये यूजर मोड में आ गया, जो भी काम होगा कॉन्फ़िगरेशन मोड में, सबसे पहले मैं इनेबल
कौन सी, कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ गया। अब मैं इस राउटर को बोलना चाहूंगा कि हे राउटर तुम आजाद हो। तो सबसे पहले तो पुराना कमांड हटाना पड़ेगा। पुराना कमांड क्या था हमारा, ये था आईपी राउटर जिस हमने बनाया था। मैं इसको भी कॉपी कर लेता हूँ ताकि टाइम बच जाए आपका। मैं लिखूंगा नो और आगे मैं पेस्ट कर दूंगा। तो जो मैंने यहाँ पे पहले परमिशन दी थी स्टैटिक वाला, क्योंकि डायनेमिक मैं तभी कर सकता हूँ जब स्टैटिक हट जाए, और इंटर मार दिया तो ये कमांड आपकी हट गई। और आप पैकेट अगर दोबारा यहाँ भेजने की कोशिश करेंगे तो ये आपका फेल होना शुरू हो जाएगा, मतलब फेल। ठीक है ना। तो अब मैं दोबारा से अलाउ करूंगा इसको। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा डायनेमिक राउटर के लिए राउटर रिप। यहाँ पे हमारा चूंकि सिमुलेटर वर्जन 2 को सपोर्ट कर रहा है, वर्जन 2 नेटवर्क 192.168.1.0। सबनेट लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने जब जब हम कमांड कॉन्फ़िगर कर रहे थे तो उन्होंने पहले कह दिया भी ये तो खुद के घर का है, तो हमें मालूम है कि कितना सबनेट होता है। दूसरा हमारा 3.0, यानी अपने से बाहर की दुनिया में किससे जुड़ा कोई फर्क नहीं, अपने वाले को परमिट कर दिया, डू राइट कर दिया। ठीक है। तो इस राउटर को तो परमिशन मिल गई कि भाई तुम कहीं भी जाओ चलते। यहाँ पे सेम यहाँ पे भी करना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पे क्या है, तो दोबारा से कॉन्फ़िगरेशन मोड में आना पड़ेगा क्योंकि मैं बाहर आ चुका हूँ। तो यहाँ पे लिखूंगा नो, मैंने बनाया था, यस। कॉपी कर लेते हैं, टाइम बच जाएगा। ठीक है, पेस्ट किया, लग गया। अब यहाँ पे लिखूंगा राउटर रिप वर्जन 2 नेटवर्क। यहाँ पे जो है आपका 2.0 192.168.2.0 और 3.0 कॉमन है दोनों में, तो यहाँ पे भी परमिट कर दिया हमने 3.0 और डू राइट। अब दोनों को कर दिया, चलिए कोई बात नहीं, डू राइट कमांड बाद में हो जाएगा, बे कमांड हो गया। ठीक है। तो यहाँ पे हमने कर दिया और सीधा अब हम यहाँ पे कम्युनिकेट करेंगे। दे फटाफट ये आपका कम्युनिकेशन फीचर सक्सेस होने लगा। पुराने पैकेट को भी चेक करेंगे तो वो भी कम्युनिकेट में आ जाएगा, पूरा का पूरा यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो मैं सेव कर लेता हूँ। ठीक है। तो ये मेरा राउटिंग प्रोटोकॉल के ऊपर था कि अगर अपने नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में हम कम्युनिकेट कर रहे हैं तो कैसे कम्युनिकेट करेंगे। ठीक है। तो अभी हमारे बीच में दीपक सर, आर यू देयर? यस यस सर। तो अभी सर मैं अगला सेशन मेरा डीएसपी डीएनएस कराएगा, हम मैं कल कवर अप करूंगा। अभी थोड़ा ऑप्टिकल फाइबर का एक क्लास है, तो हमारे बीच दीपक सर हैं, तो ऑप्टिकल फाइबर का भी नेक्स्ट सेशन लीजिए। और कल हम अगेन मिलेंगे, डीएससी को और मैं कंटिन्यू रखूंगा ताकि आपके दोनों चीज बैलेंस होते हुए चले। अभी आपको कोई सवाल पूछना है सर तो आप पूछ सकते हैं, कोई क्वेरी मन में आ रहा हो सर, अभी तक जो बताया उसमें कोई डाउट सर, एक आइडिया आपको लगा? यस सर। जी हाँ। आज सर आईपी हमने वो राउटर एंड के पोर्ट्स को असाइन किए, वैसे ही सिस्टम का भी हम इंडिविजुअल को भी असाइन कर सकते हैं, ये जैसे लैपटॉप और ये। स्टैटिक हाँ आईपी, हाँ, तो वो केस में हाँ, स्टैटिक कर आईपी सकते, आपको स्टैटिक परचेज है। करना पड़ेगा। ठीक है ना अच्छा। सर। जैसे मान लो आप अपने कॉलेज के अंदर आप चाहते हो कि मैं अपना खुद का वेबसाइट बनाऊं, डोमेन नेम तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा कहीं और से, तो अपने कंप्यूटर का एक स्टैटिक आईपी खरीदिए। ठीक है ना, और उसको उसको एक साइज सर्वर, वेब सर्वर बना दीजिए, और राउटर में उसको ओपन कर, राउटर में जो भी डीएनएस सर्वर खरीदेंगे, अभी मैं नेक्स्ट बता दूंगा उसमें, तो ठीक उसमें वो कर देंगे तो बाहर की दुनिया उस वेबसाइट के नाम से खोलना शुरू कर देंगी। ठीक है सर। ठीक। ठीक है सर। दीपक सर, यू कैन कंटिन्यू एंड फर्दर अगेन मैं कल फिर कंटिन्यू करूँगा। मैं आपको अथराइज दे देता हूँ शेयर करने के लिए। यस सर। थैंक्स केके जी, we can start now and or after 5 minutes. We can start. यादव जी कंटिन्यू सर, कंटिन्यू। okay.
So today we will discuss about little bit optical fiber communication. We have all heard the name of optical fiber communication. So we will discuss what is the optical fiber communication, what is the instrument behind this, and what is the splicing technique to join the fiber, and what is the different fibers in our lab and in our industry. So initially we will discuss about the theory behind this optical fiber communication. Then after we have to switch little bit hardware. What is the material? How it is? Will we see in single mode, multi mode like that? So we will start content. The first we will see the history, and second advantage. What is the application of optical fiber? What is the principle behind this optical fiber? What is the window? What is the wavelength? Okay. I have muted all of the participants. If anyone have query, then he can unmute and then ask. So what is the fiber classification? Single mode, multi-mode, single multi-mode, step index, graded index, like that. Fiber properties. What is the fiber type? Different fiber types. What is the installation? Cable installation. Cable means optical fiber cable. Only in this lecture we will, if there is a cable, then it means optical fiber cable. A typical optical fiber link, what is the transmitter, what is the receiver, and the current trends in optical fiber communication, like FSO, free space optics. So we will discuss these types of content one by one. So starting from 1790, there is an optical telegraph invented by Claude. And then after there is a photophone invented by Alexander Graham Bell, the father of communication. And after that, optical guides reflected coated to carry visible light. Then after laser invented by Theodore Maiman, and 1963, unguided communication with laser. Before laser, there is a LED. For short distance communication, there is a LED, but nowadays long distance communication is used. Then after, only laser is used for transmitting. Then after 1963, there is a optical fiber invented by Corning glass researcher Robert Maurer, Donald Keck, and Petal Sulas. These are the guys who invented Corning glass. Material for fiber. What is the material for fiber? That is fused silica glass. Fused silica glass is the material used in the optical fiber for making optical fiber. And the properties of this fused silica glass is extreme purity, a high melting point, and a low refractive index. Initially, very high loss fiber was developed. That is 1 dB per kilometer. The unit of this loss in optical fiber is dB per kilometer, decibel per kilometer. And what is the wavelength emitted, transmitted through this laser? That is 820 nanometer. And it is high loss fiber at this wavelength. So it is the first wavelength invented for transmitting, 820 nanometer. And you can say 0.8 micrometer. That is the first window. Window means the range of
Am I audible now? Okay, okay. Now you can continue, and now your PPT also showing. Thanks, Yadav ji. So content I have already discussed. Then there is a in 1790 there is a optical telegraph. Then after photophone invented by Alexander Graham Bell. Then after laser for long distance communication, laser is used. Before this laser there is a LED types of diode, and there is a last then there is a optical fiber invented by Corning glass researcher, that is Robert Morer, Donald Keck and Peter Sludge. So these are the history behind this optical fiber communication. So material for fiber was used, that is fused silica glass. Fused silica glass material is used for making fiber. And the special properties of this fiber is extreme purity, a high melting point and low refractive index. And initially very high loss fiber. What does it mean? It means that at wavelength of 820 nanometer, the fiber loss is very much high. That is 1 dB per kilometer. The fiber loss unit is dB per kilometer. It should be minimum 0.01 dB per kilometer. It is the property, fiber loss. So for 820 nanometer, the fiber loss is very much high. That is 1 dB per kilometer. Then after second wavelength, third wavelength has been developed for making less loss. In 1970, low loss fiber developed. OFC system became practical. Currently, the fiber loss, see this. This is fiber loss. It should be 0.15 to 0.35 dB per kilometer. It is in the range of this. And the at 820 nanometer wavelength, fiber loss is 1 dB per kilometer. So it should be minimum for traveling long distance. Otherwise, we have to make repeater at every interval. So it is very much costly. Our link is very much costly. So we should be in practice to make fiber loss as less as possible. Okay, 0.5 to 0.35 dB per kilometer. See this. This is the year, fiber types, wavelength used 0.82 micrometer. You can say 8 to 820 nanometer. For nanometer, it is 820. And for micrometer, it is 0.82 micrometer. WDM means wavelength division multiplexing. Number of channel. At a time, number of wavelength traveling. That is 1. Means single mode. The speed of this channel is 45 Mbps. Bit rate for fiber 45. Voice channel per fiber 672. And the distance is regenerator spans means the amplifier spans. Span, regenerator span is 7 kilometer. So this is multi-mode, then after single mode. Single mode. So for multi-mode, there is a less distance covered as compared to single mode. And the wavelength you can see, then after first wavelength, it is very much lossy wavelength. Then after 1.3, that is called second window wavelength, 1.3 micrometer or 1310 nanometer. Then after there is a third wavelength invented, 1.55 micrometer. Okay, so
Okay. Am I audible? And my slide is visible or not? Audible. Yes, sir. Yes, sir. Okay, thank you. So at the time of this, we have concluded that there is some phenomena like fiber loss is there. So it should be minimum and it should be in the range of 0.15 to 0.35 dB per kilometer. How it is calculated? How it has been detected to make it within the range? We will discuss in coming slides. So it is a point where we should keep our losses 0.15 to 0.35 dB per kilometer. So see current trends in optical fiber. G.655 standard optical fiber. G.655, this is a standard. From where this standard has came, this is the ITU-T standard, International Telecommunication Standard, G.655. And what is G.65 denotes? This is NZDF, non-zero dispersion shift fiber. Non-zero dispersion shift fiber, it is the ITU-T specification. And that is single mode fiber. In this G.655 fiber, there is a single mode traveling. And what is the wavelength? 1550 nanometer. What is the mode? Only single mode is propagating in G.655 standard. And what is the wavelength of this mode? 1550. How many wavelength we can carry into this single mode? Up to 200 wavelength. See, 200 number of channels at a time in this G.655. And each channel over each lambda carry 10 Gbps to 40 Gbps per lambda. So you can multiply 200 to 440. This is the overall capacity traveling in a single mode G.655 standard optical fiber. So this is the current trends. Because current phenomena is data. We have used maximum data to traveling from one side to another. So number of channel or number of Gbps per lambda is desirable much more. So 200 lambda at a speed of 40 Gbps per lambda is used nowadays at the rate G.655 standard optical fiber. For example, Bharti Singtel. Singtel means Singapore Telecommunication. There is a route Chennai Singapore submarine. Submarine cable means the optical fiber cable under the sea. That is Chennai Singapore submarine optical fiber link is 104 lambda, and each lambda of STM64. STM64 is the equipment, hardware types of equipment, transmitting some bit or byte from one place to another, and the speed of this 10 Gbps, working on G.655 NZDF, non-zero dispersion shift fiber. So what is the advantage of using this optical fiber? Ideally, the optical fiber cable bandwidth is infinite, but practically this is not infinite. This is in terabyte, or you can say hundreds of terabytes, but not in ideal condition, just as infinite. We will discuss how it is done, non-infinite types of data, but how it is finite types of data, terabyte. So this is the advantage: high information carrying capacity, less attenuation, ease of amplification and transmission, plentiful resources means for fused silica glass, greater safety, immunity to radio frequency interference, immunity to electromagnetic interference, no crosstalk, just like in optical metal wire, coaxial wire,
crosstalk is there, but for optical fiber, no crosstalk is there. Higher security because data is transmitting as a optical pulse. Small size and lightweight, less corrosion and less temperature sensitive. See this, high information carrying capacity. A valid comparison would be in the basis of cost per meter or kilometer per telephone channel, means lambda, rather than just cost per meter. So for the point of optical fiber communication, distance is measured in kilometer per kilometer, and high information carrying capacity means we will transmit optical pulses for making bit or byte. 1010. 1 means there is a light pulse is there, 0 means no light pulse is there. Means laser is just on off like that. Second one, resource plentiful. The basic material are either silicon dioxide for glass fiber or transparent plastic, which is plentiful. For making fused silica glass, there is some silicon dioxide required, and this is very much available in India. So we are making optical fiber at own basis. Less attenuation. A typical fiber attenuation is, I have already told, 0.315 dB per kilometer. Whereas a coaxial cable will attenuate 100 megahertz signal by 22.6 dB per kilometer. So you can compare with the coaxial cable, there is a less attenuation compared to 22.6 dB per kilometer. Greater safety, optical fiber glass or plastic are insulator, no metal is there, so no electric current flow through them. So no chance to make some data, no one can steal our data, or some security measure is not a concern in case of our optical fiber. Immunity to RFI. Fiber have excellent rejection of radio frequency interference caused by radio waves and television station, radar and other electronic equipment. Immunity to EMI. Fiber have excellent rejection of electromagnetic interference, EMI caused by natural phenomena such as lighting, sparking, etc. No crosstalk. The optical wave within the fiber is trapped, means core cladding part. None leaks out during transmission to interfere with signal in other fiber. What is core, what is cladding, how it is traveling, we will see. Higher security. Fiber offer higher degree of security compared to coaxial or other metal wire. So it is the advantage. Small size. Typical optical fiber cable, the diameter of cladding is 125 micrometer, cable dia 2.5 mm, and weight is 6 kilogram per kilometer. A coaxial cable, while outer dia 28.4 mm and weight is 1110 kilogram per kilometer. So as compared to coaxial, optical fiber is in small size and also a lightweight. Corrosion, as we are all aware that there is no metal part in our optical fiber, so there is much less chance of corrosion caused by water or chemical, because our optical fiber is laid under the surface, 1.6 kilometer under the surface of earth. So there is a less chance caused by water or chemical for corrosion. Less temperature sensitive. Glass fiber can withstand extreme temperature before deteriorating temperature up to 800 degree C. Leaves glass fiber unaffected. So as 40 degrees C or 50 degrees C or room temperature, there is a less temperature sensitive in case of our optical fiber. So they're all about optical advantage, fiber advantage. What is the application? Why we are using optical fiber? So application, long distance transmission, all BSNL as well other private company, core network is fully based upon optical fiber. Only just radio part you can say from BTS, means mobile tower, to our user equipment, just mobile handset. So it is a part of only radio frequency part, radio wave parts. Rest of this part is fully equipped with our optical fiber.
MSc or either BSc or other types of equipment, our core network is connected through our optical fiber. So long distance transmission, inter-exchange junction within the city, fiber in the loop. This is the current service of BSNL and other Reliance or Airtel. Fiber to the curb, FTTC, fiber to the curb, fiber to the building, FTTB, and FTTH, fiber to the home. This is the technology. At this technology, if dedicated fiber is transmitted or laid up to your house or last miles. So no metal or coaxial part is available up to your home. So you can take any speed offered by telecom company, as the fiber have huge bandwidth. So no chance of attenuation is there in case of FTTH, FTTB, FTTC. A dedicated lecture is there for FTTH, fiber to the home. Video transmission, cable television, remote monitoring is possible due to our optical fiber. Broadband services, while we are using FTTS, high EMI area, for high EMI area, optical fiber is used. Military application, our military is using their communication via optical fiber. Dedicatedly, optical fiber is laid by our military. Non-communication fiber optics means fiber sensors, WSM type. So it is the theory behind this optical fiber. B equal to C upon N, and the N is the refractive index of that medium. Medium means fused silica glass, and the refractive index of this fused silica glass is 1.48. So inside the fused silica glass, the velocity of this traveling wave is less than 3 into 10 to the power 8 meter per second. And it is the Snell's law, N1 sine phi I means incident wave, equal to N2, the refractive medium of index of second medium, and sine phi R means refracted or reflected waves. See this. This is the incident ray 1, and the angle of this incident ray is less than critical angle. So the wave goes to second medium just like this. For the second wave, we have increased the angle of incident, that is equivalent to critical angle. Wave neither goes to second medium nor goes to one medium. It is just passing near the surface of both medium, that is 2 numbers. After that, we have increased critical angle, means the incident wave is incidented at an angle greater than critical angle. So wave is just reflected back to that medium. It is the basic principle of this optical fiber. See this, N1 means 1.48. The refractive index of medium 1 is 1.48, and the refractive medium index of second medium is 1.46. That is denser. N1 is denser and N2 is less denser or rare. So for the point of optical fiber glass, see this. This is the optical fiber, and the inner part is called core. The diameter of this core is 6 to 10 micrometer. It is in the range of micrometer. So we can't see with our eyes. In our lab, as well as in your lab, there is a fiber, optical fiber is available, and core cladding, plastic buffer, outer jacket, inner jacket, all is in the single optical fiber cable. So for making some splicing or jointing, we have
cut or some process have done to make optical fiber jointing. So inner part is called core, and the core diameter is 6 to 10 micrometer. See this. And the outer part is called cladding. See the upper and lower part of this core, and the core refractive index is equal to 1.48. So number one, the wave is passed through our cladding. For number 2 waves, the wave goes neither to core nor cladding. It is just the surface of both core cladding. But for making our wave inside the core, that is the greater than critical angle, number 3 wavelength is used. The wavelength of number 3 resides in core part. And the refractive index of fused silica glass is 1.46. For making cladding, we have added some impurities in core. That is equivalent to cladding. So for making cladding, we have mixed some impurities to making some refractive index that is less than to our core part. So core refractive index is equal to 1.48 and the cladding refractive index is 1.46. Any doubt? Any doubt till now? No, sir. No, sir. Okay. So this is our electromagnetic spectrum. The wave traveling 815 nanometer, 1310 nanometer, and 1550. Nowadays, only 1550 nanometer is used for our optical fiber communication, and for less attenuation, third wavelength 1550 nanometer is used, and that is in the range of infrared region. So we can't see this wavelength traveling in the core because of infrared region. Visible range is in the range of 0.4 micrometer, that is red color. Silica glass fiber attenuates light heavily in the visible and ultraviolet region. So for making infrared region, the reason is that in silica glass optical fiber attenuates heavily in visible as well as UV range region. So infrared region is used for less attenuation. Glass fiber is relatively efficient in wavelength range up to an infrared region. 3 window means the range of wavelength is used, that is 0.85 micrometer, 1.3 micrometer, and 1.55 micrometer. See this diagram. Initially, there is a 0.8 micrometer is available. So attenuation per dB per kilometer is high. Then after, there is a second wavelength developed by ITUT compared to 0.85 micrometer, 1.3 micrometer wavelength is less attenuates. See, this one is at the range of this, and this 1.3 is at the range of this. Then after, there is a third wavelength, 1.5 micrometer. So it is less attenuates compared to both 0.85 as well as 1.3. Then after, there is a fourth window lamp developed by ITUT, 1.6 micrometer. So currently there is a 4 wavelength is used, but nowadays only 1.5 as well as 1.6 micrometer is used. 0.85 and 1.3 micrometer wavelength is not used because of high attenuation. And the band is used in optical fiber. There is a O band, that is original band. The range of this wavelength in nanometer is 1260 to 1360. So it is in the second wavelength region. E band, that is extended band. All these are optical bands.
that is 1360 to 1460. Again, there is a second wavelength window. Third wavelength window is short wavelength, 1460 to 1530. That is near the third wavelength. That is C band. C band is very highly used, conventional band. 1530 to 1530 nanometer to 1565 nanometer. That is third wavelength. Then after there is a fourth wavelength in the long wavelength band, 1565 to 1625, and then after there is a U band. So C band and L band is mostly used, conventional as well as long wavelength. Third wavelength plus fourth wavelength window is used. This is the optical fiber cable. See this, N1 and the N2. N1 means core part, N2 means cladding. And the refractive index of core is 1.48 and the refractive index of cladding is 1.46. Change in refractive index in core is achieved by selectively doping. And the refractive index of core is slightly higher than cladding to make Snell's law feasible. And this is the classification of optical fiber. How classification of optical fiber is done? Based upon mode. First one, if there is a single mode propagating inside the core, that is single mode. Step index. What is the step index? The core refractive index is slightly changed abruptly. This one, that is step index. So single mode step index optical fiber is there. For this single mode step index, there is a core 8 to 12 micrometer diameter and the cladding diameter is 125 micrometer. Second classification is done on the multi-mode. Single mode, there is a 8 to 12 micrometer wavelength diameter is used, core diameter, and the multi-mode, more than one mode is feasible at a time. One mode, second mode. And the multi-mode, core diameter is higher compared to single mode. That is 50 to 200 micrometer dia of core. And the cladding diameter is 125 to 400 micrometer. And again, it is also a step index because the refractive index is abruptly changed. Third classification, multi-mode graded index. At every point of core, the refractive index is changed. When the refractive index is changed, the velocity is equal to C upon N. So the velocity inside the core of wavelength is also changing at every space. See this. Wavelength is changed. So that is called multi-mode graded index because the refractive index of core is gradually changed at every space, every place. So first one, single mode fiber. Second one, multi-mode fiber. Based upon the propagation. Secondly, classification based upon the refractive index of optical fiber profile. That is step index fiber. Second one is graded index fiber. So jointly you may called single mode step index fiber, multi-mode step index fiber, multi-mode graded index fiber. Okay, and the distance traveling by multi-mode fiber is less compared to single mode. Again, there is a dispersion. Dispersion is a phenomena. While wave optical pulse is propagating along with optical fiber, there is a spreading of optical fiber pulse. See this. At a transmitter end is one means a light of one means on types of light. Higher bit is sending and at a distance, some distance, after some distance in kilometer, there is a dispersion, means spreading of this pulse
after some distance. That is in the shape of just like this. So this is called dispersion. So for dispersion there is a bit error rate. The result of this dispersion is error is in our bit. So that is called bit error rate. So for nullify this dispersion, some technique is used to make dispersion negative. Types of dispersion: multipath or multimode dispersion, material or chromatic dispersion, and waveguide dispersion. The first two types of dispersion, that is multipath and material dispersion, are applicable for multimode fiber, while second and third wave types of dispersion are applicable for single mode. So second dispersion is for both single mode as well as multimode. Chromatic dispersion and waveguide dispersion are depend on the refractive index of the fiber material. There is some formula is there for making this dispersion, and the formula is just like that. It depends upon the refractive index of the fiber material. The total dispersion, to minimize the total dispersion, it is desirable to operate the wavelength greater than 1300. It means for making dispersion less, it is very much desirable to use 1550 nanometer wavelength plus 1610 nanometer wavelength. So for making less attenuation as well as dispersion, third wavelength window and fourth wavelength window is used to allow the small positive chromatic dispersion to cancel the small negative waveguide dispersion. As a result, net dispersion is 0. For this 1550 nanometer wavelength as well as 1610 nanometer wavelength, we have added some small negative waveguide dispersion. As a result, net dispersion is 0. However, current system are operating at 1550 nanometer. Because of low attenuation, compatible with EDFA. EDFA means iridium doped fiber amplifier, that is repeater or regenerator. Compatible with DWDM, that is equipment. What types of equipment? That is a optical fiber types equipment, that is transmitting as well as receiving our optical wave, that is DWDM. So for making dispersion nullify, 1550 nanometer wavelength plus 1610 nanometer wavelength is used. For light source, there is some transmitter types of optical pulse. Between transmitter, there is a receiver. There is a light sensor at receiver. So for making detector, two types of source is used. Number one, light emitting diodes. Second one is laser diodes. For long distance communication, laser diode is used, and for small distance communication, LED is used. At receiver end, there is a pin photodiode. Second one is avalanche photodiode, APD. So these two types of transmitter and receiver, for making communication feasible, this is in duplex mode. Means for my side, transmitter plus receiver should be available, and for at your end, again there is a receiver plus transmitter is available. So the combination of this transmitter and receiver is called transreceiver. And in the language of optical fiber, that is SFP. SFP, small form factor pluggable. In this SFP, there is a laser as well as avalanche photodiode is available. Transmitting 1550 nanometer wavelength, and it is written in the SFP. What is the distance covered by this SFP? What is the wavelength? What is the connector used for this SFP? We will see connector types. So the combination of these two is called SFP, that is transreceiver. Laser plus avalanche photodiode. See this.
This is your LED or laser source. This is the avalanche photodiode or pin photodiode. Between transmitter to receiver, there is a channel, bounded channel in the form of optical fiber. There is a fiber loss. What is the bandwidth of this fiber? Ideally infinite. What is the network flexibility? Fiber loss, network topology, either in ring or linear. Fiber bandwidth. Fiber bandwidth depends upon the equipment. The bit feeded the optical pulse to the fiber decide the fiber bandwidth. It is the highway. You can say optical fiber highway. But from here, this bandwidth has come. This is either DWDM, either SDH types of equipment or other transmitting types of equipment. Okay, that is the available at our core network. Losses in the optical fiber, there is some bending types of losses is also there. Micro bending and macro bending. For making, at the time of manufacturing of this optical fiber, there is a micro bending, and at the time of laying the fiber, while laying the fiber in our root, there is a macro bending. So this is very much desirable for bending angle in our range. Otherwise, there is a loss due to our bending. So, any doubts till then? No, sir. So after that, there is a optical fiber, and we will see how it is laid, how laying of optical fiber is done, and how the jointing of this optical fiber is done with the help of this optical splicing machine. See this. This is a connectors. Two types of cable is used. Number one, fiber patch cord, and second one is pigtail. This is the practical types of things. What is the patch cord? What is the pigtail? In patch cord, there is a connectivity of this connector at both ends. And for pigtail, there is a connector, either types of connector. You can see this types of connector is different from these types of connectors. So for pigtail, there is a connector at one end, while at other end, there is a open end. This is single fiber cable. Single fiber cable. This is an indoor cable. In our exchange types or our in some building, there is a indoor cable. For making city connected, this is the outdoor cable. And the outdoor cable have much more fiber. Indoor cable is of single fiber cable. Only single fiber is there. While for outdoor fiber cable, multi fiber cable is there in the multiple of 6, just like 6 fiber cable, 12 fiber cable, 24 fiber cable, 96 fiber cable, 48 fiber cable. And the number of fiber is written in the optical fiber cable. For nomenclature, there is a number of fiber is there, manufacturing company name is there. At every 1 meter, there is a marking is there. So all these types of information is fixed at every 1 meter of this optical fiber cable. So you can easily trace out it by either this is a single fiber cable or multi-mode. Single fiber means SF, multi-fiber means MF. So it is written clearly in the at the surface of our optical fiber. So this is fiber patch cord and pigtail. How it is used? This is a connector. See this. There is a 4 types of connector. Number 1, LC connector, that is called lucent connector. Second one, SC connectors, that is called subscriber connector or square connector. Third one is FC, ferrule connectors. And last one is ST,
straight tip connector. Initially, these two types of FC as well as ST connector is used, but nowadays no metal connector is used. So LC connector is widely used in our optical fiber industry. LC connector, that is lucent connector, is widely used nowadays because of our less attenuation. Fiber distribution management system. We have discussed passcode and pigtail. So you can see this is the outdoor cable coming from other city, and this have number of fiber much more compared to indoor fiber cable. Indoor fiber cable containing only single fiber. So for connecting optical outdoor cable, that is multi fiber cable, with the single fiber cable, that is indoor cable, FDMS, fiber distribution management system, is used, where both outdoor cable and indoor cable is connected. This is pigtail types of connector. It has permanently connected with the help of a splicing machine, and it have connectors. See this. This is outdoor cable. This is indoor cable of single fiber, and these have connector, Fairwool types of connector. And at this junction, there is a permanent jointing of this optical fiber with the help of splicing machine. And this is pigtail. One side connector, second side open. After that, there is a connector connected by this space. There is we can connect each fiber with the help of patch cord. So patch cord connected at this end. Another side, we have connected some transmitting equipment, and pigtail at this end for connecting outdoor cable to indoor cable. Pigtail is used, and for connecting FDMS to transmitting equipment, patch cord is used. Okay. So this is the construction of optical fiber. The inner part is called core, and it is in the range of 6 to 10 micrometer. After that, there is a glass cladding. So innermost part is called core. Then after, there is a cladding part, and the diameter of this cladding part is 125 micrometer. Then after, there is a plastic buffer is there. Then after, outer jacket. Before this outer jacket, there is also an inner jacket. So for making our optical fiber jointing, only core and cladding part, that is glass part, is joint. So other have to remove. It means plastic buffer, outer jacket, inner jacket, we have to remove with the help of some tools. Only glass core and cladding part is jointing with the help of splicing machine. And splicing machine generate a temperature just equal to the melting point of this fused silica glass. So this is the single mode fiber. The core is 8 micrometer dia. Cladding is 125 micrometer dia. Third one is buffer, plastic buffer, that is 250 micrometer dia. And fourth one is jacket. You may call inner jacket or outer jacket. That is 400 micrometer dia. So for making our jointing 3 or 4, that is buffer, inner jacket or outer jacket, we have to remove. This is a hardware called splicing machine, and the splicing process you can see via this screen, and through this chamber, by opening this chamber, fiber is inserted, and then after, there is a machine is automated. I will see you a 5-minute video how it is be done. Splicing is done. So you can see all the process via this screen. First one is alignment is there, x-axis alignment and y-axis alignment for making optical fiber. Jointing. What is this? This is HDD. All, I think
All of you have seen these types of machine. That is horizontal directional drilling machine. With the help of this HDD machine, optical fiber is laid, because nowadays every road is RCC based and no open trenching with the help of lever is possible. So by this, using this HDD machine, a underground boring is done with the help of this HDD machine, and at some distant end, this machine have road, some out part is there. So we have make some span of this optical fiber at every 2 kilometer or 3 kilometer span. With the help of this HDD machine, we can cover up 50 kilometer span, 100 kilometer span of this optical fiber. Prior to this HDD, there is an open trenching with the help of lever. That is in the soft soil. If there is a soft soil is available, then we may go for our open trenching. Indicator, and nowadays very a number of company, government as well as private telecom companies available for subscriber for giving their services. So it must be clearly mentioned from where BSNL optical fiber is going and from where other private company fiber is going. Otherwise, how it will be decided whether our optical fiber is going through right side of this road or left side of this road? For making this traceable, there is an indicator that is called route indicator. This types of indicator, OFC, optical fiber cable, of which company? BSNL. Number of route 1, 2, 3, 4, and the name of the route, Bhopal to Gwalior. So it is the short form, BPL, Bhopal to Gwalior, GWL, Gwalior. So route of this optical fiber link should be clearly mentioned of this route indicator. So at every 200 meter route, there is a route indicator is there, showing name of the route and serial number of the indicator. Second one, joint indicator. See this optical fiber drum. It is of 2 kilometer length or 4 kilometer length. So for making 50 kilometer OFC route, there is a 25 drum is used. So at 2 kilometer or at every 4 kilometer, there is a jointing. That is called joint indicator. So at every joint splice, generally it is placed at every 2 or 4 kilometer drum length. Suppose we have to divert some fiber at some T point. 12 fiber cable is going, and at T point we have to make 6 fiber from right direction, and we have diverted 6 fiber to left direction. So at this direction, there is a route diversion indicator is there. So 3 types of indicator: route indicator, joint indicator, and branch indicator. All types of this indicator have different colors for making this different. So this is a route indicator, joint indicator, and branch indicator. So this is our optical fiber laying with the help of HDD machine. See this is a RCC road, and this is a PLB pipe, pre-lubricated pipe. Inside this pre-lubricated pipe, there is a optical fiber, multi-mode fiber, outdoor cable we have to lay. Otherwise, by using this PLB pipe, pre-lubricated pipe, we have inserted extra security, for which suppose there is some labor is working in some area and our optical fiber goes via this route. So if labor is digging some optical fiber route, so it is PLB pipe which is cut initially. Otherwise, directly cutting of this optical fiber is possible. So there is a protection is also there for using PLB pipe. This is a 40 mm dia. The diameter of this PLB pipe is 40 mm. Okay. This is a drum. The drum length is
4 किलोमीटर और स्टैंडर्ड ड्रम लेंथ 2 किलोमीटर और 4 किलोमीटर, whether which types of company is laying or not, the drum length is same 2 kilometer or 4 kilometer. So we will see a little video of optical fiber splicing. Video is seen by you or not? आपको ये वीडियो दिखाई दे रही है? जी सर, दिख रहा है सर। वीडियो नहीं दिख रहा है सर, सिर्फ स्क्रीन दिख रहा है। अभी हाँ, ये अभी दिखाई दे रही है? जी सर। ये ऑप्टिकल फाइबर है, ये मल्टी फाइबर की केबल है। ये 2 कलर में हो सकती है, ऑरेंज में और ब्लैक में। सी दिस, इसके अंदर जो ये फाइबर, नंबर ऑफ फाइबर्स, टिश्यू पेपर की हेल्प से हम एक लिक्विड यूज करते हैं, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, टू क्लीन द ऑप्टिकल फाइबर। देखिए, ये ऑप्टिकल स्प्लाइसिंग मशीन है और ये इसका बैकअप 8 to 10 आवर्स होता है। अभी इसको प्रोसेस देखेंगे। इसको स्लीव, दिस इज कॉल्ड स्लीव्स, क्योंकि हमने प्लास्टिक बफर को रिमूव कर दिया, आउटर जैकेट को रिमूव कर दिया, इनर जैकेट को रिमूव कर दिया है, तो हमारे पास केवल कोर क्लैडिंग ग्लास वाला पार्ट रहेगा, उसके बाद प्रोटेक्शन नहीं रहेगी। फॉर मेकिंग प्रोटेक्शन दिस स्लीव्स इज यूज्ड। दिस स्लीव इज ए प्लास्टिक पाइप, inside this plastic pipe there is some metal wire is there, okay? So prior to jointing, a sleeve is put either side of this optical fiber. ये इक्विपमेंट आप देख रहे हैं, क्लीवर बोलते हैं इसको। दिस इज द क्लीवर, क्योंकि ये माइक्रोमीटर में डाया है और हम शार्पली कट नहीं कर सकते फाइबर को। सो फॉर मेकिंग sharply cutness, a diamond cutter is used, that is called cleaver. Otherwise it is not feasible to join two fiber because of zigzagness of this fiber. So this is a cleaver. देखिए, प्लास्टिक बफर को हम रिमूव कर रहे हैं।
इसी में कोर है, इसी में क्लैडिंग है। ये फाइबर इसको प्लास्टिक, यहां से ये फाइबर का प्लास्टिक हमने रिमूव कर दिया है। देखिए डिफरेंस देखिए, दिखाई दे रहा है अलग से। ये फाइबर की वन साइड जो है वो प्रिपेयर हो गई है। ये मशीन है, ये आयरन रोड है जिससे हमारा टेम्परेचर जनरेट होगा। ये वन साइड हमने फाइबर की ये रिमूव कर दी है प्लास्टिक बफर, और ये यहाँ से यहाँ तक, और इसको यहाँ हमने क्लैंप की हेल्प से, ये क्लैंप है, इसको हम फिक्स कर दिया है। अब सेकेंड साइड को प्रिपेयर कर रहे हैं। अब दोनों साइडें प्रिपेयर हो गई हैं। स्क्रीन पर देखेंगे जो भी चीज देखना है हमको। देखिए ये जो आउटर साइड देख रहे हैं विजिबल, दिस इज कॉल्ड क्लैडिंग। इनर पार्ट, दिस इज कोर। There is a magnifier lens available at that top end, and this is the alignment, y-axis alignment, x-axis alignment. So this is outer part cladding, this is core. So for making jointing, core to core in front of each other should be there, and cladding to cladding should be there. इसकी वन एंड में थोड़ा प्रॉब्लम, एक बबल सा दिखाई दे रहा था, देन इसको दोबारा इंसर्ट करेंगे। देखिए ऑटो अलाइनमेंट हो रहा है। देखिए अलाइनमेंट बाय एक्सिस एक्स एक्सिस में, कोर टू कोर इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, क्लैडिंग टू क्लैडिंग इन फ्रंट ऑफ ईच अदर। अभी एक आर्क जनरेट हुई, अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा, अभी एक आर्क जनरेट हुई, और ये जो टू पीस तो फाइबर थे ये वन पीस में कन्वर्ट हो जाएंगे। देखिए ये होमोजीनियस हो गया, कोर क्लैडिंग होमोजीनियस हो गई। इसको हम बाहर निकालेंगे। कुछ क्लियर हुआ आपको आज ऑप्टिकल फाइबर के बारे में? जी सर। सर जब वो गर्म करते हैं तो हाँ, कहीं डिस्ट्रॉय नहीं होता जब वो गर्म करके छोड़ते हैं? मैडम सॉरी, जो भी हम जिस इतना टेम्परेचर जनरेट करते हैं उसके इक्विवेलेंट होता है मेल्टिंग पॉइंट के, उसके बाद धीरे धीरे मशीन ऑटो जो है कूलिंग करती है। मींस कोर एंड क्लैडिंग मिक्स क्यों नहीं हुए सर वहाँ पे? कोर क्लैडिंग मिक्स मींस, अच्छा ऊपर नीचे जो अलाइनमेंट है उसके लिए पूछ रहे हैं आप? जी, हाई टेम्परेचर पे थोड़े
शॉर्ट उसके लिए किए बट उसमें दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप हो सकते थे ना, वो क्यों नहीं हुए? हाँ, वो इसलिए नहीं रखा हुआ क्योंकि हमने जो वो इनिशियली रखा था फाइबर उसमें मशीन में एक दूसरे को ओवरलैपिंग करते हुए नहीं रखा था। वो हम कम से कम उसमें कुछ गैप रखते हैं हम लोग। अच्छा, ठीक है। गैप क्यों रखते हैं? क्योंकि मशीन ऑटो अलाइन करती है। अगर नहीं, लाइन हम तो हुआ बट सर वही टेम्परेचर का कंट्रोल हो सकता है, बट इतने माइन्यूट डायमेंशन मतलब फाइन डायमेंशन है उसमें एक दूसरे पे ओवरलैप होने के चांसेस तो हैं।